नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दर्शकों, आज कलेजा फट रहा है और लोगों को यह पता चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे एक दवाई पीने से बीमार हो गए, उसके बाद उनकी जान चली गई। तो लोग ये सुनकर, ये पढ़कर, ये देखकर, ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसको सुनकर असहज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, ये सिर्फ एक मौत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 15-16 बच्चों की मौत हो गई, आप इस बात को सुने और भूल जाएं। ये मामला उन परिवारों से जुड़ा हुआ है जो अपने बच्चों को अस्पताल लेकर गए थे इस उम्मीद से कि उनका बच्चा खांस रहा था, खांसी उसको हो गई थी और खांसी इतनी जबरदस्त हुई कि बच्चों को असहज लगा। तो फिर माता पिता उनको लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने दवाई लिखी, दवाई वो लिखी जो मौत की दवा बन गई। और मौत की दवा इस तरह से बन गई कि 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 12-15 नहीं, 16 बच्चों की मौत हो गई। यह आंकड़ा एक खबर बताते बताते बढ़ जाए तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बच्चों का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह दवा जो खांसी की थी कहने को, लेकिन इस दवा ने कई बच्चों को लील लिया, कई बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। खांसी तो दूर नहीं हुई, सांसें दूर हो गई हैं। तो आज वो मां की सूनी गोद पूछ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज वो पिता जो अपने बच्चों को अस्पताल ले गया था, उस डॉक्टर से दवाई ली, वो सोच रहा है कि काश कि उस दिन दवा दी ना हुई होती तो आज उसका बच्चा उसके आंगन में खेल रहा होता, किलकारी गूंज रही होती। आज आपको हम क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या दिखाने जा रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि 16 बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको यह भी बताएंगे कि आरोपी डॉक्टर जिसका एफआईआर में नाम सामने आया है, जिसको गिरफ्तार किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, विस्तार न्यूज ने उससे बातचीत की, सवाल पूछे। और बच्चों की मौत पर सरकार की सख्ती क्या है यह भी आपको दिखाएंगे। किसकी गिरफ्तारी हुई, कितनों पर एफआईआर हुई, यह भी आपको बताएंगे। यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। और घटना के बाद अब आखिरकार हो क्या रहा है यह भी हम आपको दिखाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब तलाशना बहुत जरूरी है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जरूर इस बात को लेकर भी है कि अगर आपके घर में भी छोटा मासूम कोई बच्चा है या बच्ची है जिसकी उम्र 2 साल से कम है या 5 साल तक की उम्र है, तो आप ये जरूर देखिएगा कि विस्तार न्यूज आपको क्या बताने जा रहा है। क्योंकि अगर आपके सर्दी जुकाम खांसी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर घर में बच्चों को हो जाती है। लेकिन उसी सर्दी खांसी जुकाम में खांसी होने पर आप कई बच्चों को ऐसी दवा ना दे दें कि आपका बच्चा बीमार पड़ जाए और भगवान ना करे उसकी सांसें रुक जाएं। ये समझना है तो हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे घरेलू उपचार करके आपको अपने बच्चों की खांसी को दूर करना है। सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। राकेश चौधरी दिल्ली से हमें खबर बता रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है और सारे राज्यों के सेक्रेटरीज को बुला लिया गया और इस बैठक को इसलिए अंजाम दिया जा रहा है ताकि कुछ और ना हो जाए, कुछ और बड़ी घटना ना हो जाए। मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली घटना से लेकर 16वीं मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। ये चिंता में डाल रहा है। मुकेश तिवारी बताएंगे आपको अपडेट। और विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि भोपाल में भी कनेक्शन सामने आया है। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा, शिशु रोग विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज पर। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं जरा एक अपडेट ले लेता हूं ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि जरूरी यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में आखिर क्या अपडेट सामने आया है, क्या हो रहा है, ये दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपसे मुझे लंबी बातचीत करनी है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और बच्चे हर घर की रौनक होते हैं, भविष्य होते हैं। अगर वो एक खांसी की गलत दवा से अगर जिंदगी उनकी चली जा रही है तो इससे ज्यादा दुखदायक कुछ नहीं हो सकता। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुकेश तिवारी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। जरा बताइए कि आंकड़ा जो 16 का हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब आज की मैंने एंकरिंग की शुरुआत की तो उस वक्त आंकड़ा 11 था, उसके बाद आंकड़ा फिर 13 हुआ, बढ़कर 16 तक पहुंच गया। ये चिंता बढ़ा रहा है। मुकेश, कहां जाकर रुकेगा यह सिलसिला? जी, बिल्कुल विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन घंटे भर एक ही घंटे में बढ़ते जा रहा है। अभी भी 8 जो मासूम बच्चे हैं नागपुर में इलाज करवा रहे हैं, वो काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं।
अभी कुछ कह नहीं सकते कि बात करते करते अपन बुलेटिन में ये सब आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिरप से जो मासूम जिंदगी गई है, 16 जिंदगी, 2 सितंबर से ये सिलसिला जारी हुआ था और अब तक 16 पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की बोले, स्वास्थ्य विभाग की बोले, उस डॉक्टर की बोले जिस डॉक्टर ने इस सिरप को लिखा था, बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिरप के बैन लगा हुआ है, सिरप की बिक्री पर बैन लगा हुआ है, सिरप के रिकॉल कर ली गई है, सिरप जिस-जिस मेडिकल पे थी, जिस स्टॉकिस्ट के पास थी, उससे वो पूरा क्या बोलते हैं, सिरप उठा लिया गया है। जी। यह आपने अपडेट बताया। इसके अलावा विवेक पांडे, आज राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई, जो बच्चे बैतूल से रेफर किए गए थे। और भोपाल से बड़ी खबर यह है कि वो डॉक्टर प्रवीण सोनी जिन्होंने दवा दी थी, वो डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। विवेक इस बात को जानकारी देंगे। राकेश दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आज जो बैठक होनी थी उसको लेकर क्या अपडेट सामने आया? राकेश, यही है, जब हादसा हो जाता है उसके बाद सरकार भी सतर्क होती है और सरकार सतर्कता से अब काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जो 16 बच्चों की मौत हुई है, डॉक्टर भले जिम्मेदार हो या और भी अन्य आरोपी हो, लेकिन सरकार अब बारीकी से ये जांच कर रही है कि देश भर में जो स्टॉकिस्ट हैं, जो दवाई कंट्रोल करते हैं, जो सर्कुलेट करते हैं, उनके यहाँ से रिक्स सैंपल इलेक्ट किया जाए। और इसीलिए आज पुण्य सलील श्रीवास्तव, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने देश भर के राज्यों से स्वास्थ्य सचिवों को, ड्रग कंट्रोलर को बुलाया था। वर्चुअली ये बैठक हुई है। इस बैठक में खास दिशा निर्देश दिया गया है, रिस्क सैंपल जो है उसको कलेक्ट किया जाए, उसकी जांच हो। और जिन बच्चों की मौत हुई है, देखिए डॉक्टरों से ही उम्मीद होती है, और जब डॉक्टर के यहाँ मौत बट रही हो तो सरकार सतर्क हो जाती है और सरकार पूरी नज़र से देख रही है इस मामले को। और बच्चों से भी सैंपल लिया जा रहा है ताकि जो है किस वजह से उनकी मौत हुई है, क्या कफ सिरप की वजह से ही मौत हुई है या डॉक्टर जो और इलाज कर रहे थे और जो दवाई दे रहे थे उसका असर हुआ है। तो सरकार अब पैनी नज़र से सारे नियामक जो हैं उसका कंट्रोल को देख रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। सबसे जरूरी है कि लोग जो प्रैक्टिशनर से दवा ले लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहां जो ऑथराइज पर्सन है उससे दवाई लेना चाहिए। तो सरकार का फोकस है कि देश भर में एक पैन इंडिया जागरूकता अभियान चलाया जाए और जितने भी प्रैक्टिशनर है, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनसे भी लोगों को दूरी बनाने के लिए इसी बात की है निर्देश आज कि झोला छाप डॉक्टर ही तो नहीं थे डॉक्टर प्रवीण सोनी। कई दशकों तक वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी दवा लिख दी जो बच्चों की जान की दुश्मन बन गई। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। और ये चिंता जाहिर तौर पर और ज़्यादा स्थिति खराब करती है कि जब उनसे बात करने की हमारे सहयोगी ने कोशिश की तो वो सफाई भी दी है, वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन विवेक पांडे, भोपाल से बड़ा एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ शब्दों में इशारा किया है, संकेत दिए हैं कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई, डॉक्टर का सस्पेंशन हो गया और वो लेटर में साफ लिखा है कि आपने सही तरीके से इलाज नहीं किया। अगर किया होता, गैर जिम्मेदार अपना रवैया नहीं अपनाया होता तो बच्चों की मौत नहीं होती। विवेक पांडे। देखिए विवेक, सारा ठीक रहा, डॉक्टर पर ही नहीं फोड़ना चाहिए था। डॉक्टर एक सरकारी डॉक्टर है और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर, जैसा कि आपने बताया। सवाल ये है कि ये मध्य प्रदेश में दवाई आई कहाँ से? बहुत सारी दवाइयों की वहाँ पे ड्रग उसमें कितना है, इस बारे में मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बड़े पैमाने पर इसकी जाँच कराता है। पूरे मध्य प्रदेश में ये दवाई फैली, ये दवाई आई कैसे? क्योंकि जब कोई भी दवाई आती है वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होती है और जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है तब वो मेडिकल की दुकानों में सप्लाई होती है। सवाल यही है कि जब एक मौत हुई शुरुआत में, तब ये जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई कि आखिर बच्चों की जो मौत हो रही है उसमें जो कफ सिरप है उसमें कितना कंटेंट ड्रग का है, कितना जहरीला है। उस मामले में शुरुआती तरीके से अगर जांच हो जाती तो संभवतः ये आंकड़ा 16 तक नहीं पहुंचता। जैसा कि बैतूल में मौत हुई है, छिंदवाड़ा में मौत हुई है, अभी कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है, तो उनको सबसे पहले वेरीफाई करके उन
किन किन बच्चों को कफ सिरप दी गई है जो तमिलनाडु से बनकर मध्य प्रदेश आई और मध्य प्रदेश में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद उनके परिजनों ने वो दवाइयाँ खरीदी और उसके बाद बच्चों की इतनी बुरी संख्या में मौत हुई है। तो ये एक और इशारा करता है कि मध्य प्रदेश में ये दवाई आई कैसे, किसने अप्रूवल दिया, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और जांच सरकार होगी की, विवेक, खासतौर पर जांच स्वास्थ्य होगी, विभाग उम्मीद की। की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, जांच होगी और जितने दोषी उन पर कार्रवाई होगी। बैतूल की बात हो रही थी, जो कि बैतूल के 2 बच्चों की मौत भोपाल में हुई है, हमीदिया अस्पताल में। तो हमारे सहयोगी शंकर राय जुड़ गए हैं बैतूल से। शंकर, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनका दुख तो इस वक्त सबसे ज्यादा है। उनसे तो बात करना भी संभव नहीं है क्योंकि वो अपने बच्चों को याद कर करके रो रहे हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि वो बच्चे किस हालत में अस्पताल पहुंचे, क्या जानकारी उन बच्चों को लेकर मिल पाई है? देखिए विवेक, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कफ साइरप से 2 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 4 साल के कबीर और 1 2.5 साल के बच्चे की मौत हुई है। जिसके बाद उसके माता पिता ने आज बैतूल जिला चिकित्सालय पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराया है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बैतूल जिले में जांच चल रही है कि आखिर उन बच्चों की मौत कैसे हुई। पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो दोनों बच्चे थे, इनका इलाज जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है, उन्हीं के पास इनका इलाज चल रहा था और उन्होंने अपनी स्लिप पर ये दवाई लिख कर दी थी, जिन्होंने उन्हें मेडिकल से खरीद के लाया था। हालांकि बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद उसे बैतूल में तो उसका इलाज नहीं कराया गया, इन्हें भोपाल लेके गए थे और भोपाल में ही उन बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो बच्ची के पिता है कैलाश, उन्होंने कहा कि जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है शंकर, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की उम्मीद भी है, दरकार भी है, लेकिन मौतें बहुत ज्यादा हैं जो बताती हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि खांसी की दवा 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाए और जिन बच्चों की उम्र 5 साल है उनके लिए भी अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर देना पड़े, मजबूरी ऐसी बन जाए तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएं, डॉक्टर से लिखवाएं, सही दवा दें। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के कई केसेस आपने हैंडल किए होंगे। जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है, क्या आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? क्या लापरवाही हो गई? मैं सबसे पहले तो मैं स्तब्ध हूँ, बहुत अंदर से आहत भी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब ये मौतों का सिलसिला रुक जाए और हमारे नौनिहाल किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकल आएं और ऐसा भविष्य में कभी ना हो। ये कफ सिरप का उपयोग ना करने की सलाह, बैंड तो नहीं कह सकते, बट WHO द्वारा लंबे समय से 4 साल के नीचे बार बार ये एडवाइजरी जारी की जाती है और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो भारतीय शिशु रोग एकेडमी है, इनका भी क्लियर कट रिटन स्टेटमेंट है कि 4 साल के नीचे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, क्लोरफेनामीन और फिनाइलएफ्रीन के कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ जहाँ तक संभव हो ना दी जाएं। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है उसमें एक्चुअली किसी पर्टिकुलर दवा के बजाय जो उसमें एक जहरीला तत्व मिला, उस कारण हुआ। ये तो किसी भी सिरप में हो सकता है, एंटीबायोटिक में भी हो सकता है या बुखार की दवा में भी हो सकता है जी। तो एक तो हमें ये तो सच है कि 4 साल के नीचे मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉफ सिरप ना दें, कॉफ सिरप ना दें जी। और अगर देना भी है तो लिवोसेट्रिजीन 6 महीने के ऊपर मान्य है, आप दे सकते हो। फेक्सोफेनाडीन दे सकते हो। नाक में सेलाइन ड्रॉप्स, घर में भाप, और मैं शहद और अदरक देने की सलाह माता पिता को भी देता हूँ जी। तो डॉक्टर साहब, कभी आपने ये दवा प्रिस्क्राइब की है किसी को? जांच और शोध का विषय है। कौन सी दवा? कोल्ड्रिफ, जिस दवा को पीने से इन बच्चों की जान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दवा अभी अभी मार्केट में आई लॉन्च हुई हो और अभी इसके सेवन से बच्चों की जान गई हो। ये कई सालों से इस्तेमाल में आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये जहरीली बन गई। नहीं, मैंने कभी नहीं देखी ये दवा, ना मैंने प्रिस्क्राइब की, ना मेरे को इस बारे में जानकारी है जी। इस तरह के कॉम्बिनेशन की बाकी दवाइयाँ और भी आती हैं जी। बट ये कोल्ड्रिफ किस कंपनी की है, क्या इसका मानक है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस द्वारा सर्टिफाइड है नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल, चूंकि आप ही के पेशे से जुड़े हुए, भगवान आपको हम लोग कहते हैं, धरती के भगवान हैं डॉक्टर, और आप निश्चित तौर पर कई लोगों को जिंदगियां देते हैं। सिर्फ एक केस के सामने आ जाने भर से डॉक्टरी पेशा पर सवाल उठाने के लिए किसी का भी अधिकार नहीं है,
लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या सिर्फ कमीशन के लालच में कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है कि दवा वो लिख दी जाए जिसके बारे में डॉक्टर को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भतीजे की मेडिकल की दुकान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और नहीं लिख सकता तो लाओ मैं लिख देता हूं और कमीशन खोरी कर लेंगे, कुछ ज़्यादा पैसे कमा लेंगे? क्या ऐसा भी होता है डॉक्टरी पेशे में? ऐसा संभव नहीं है। मुझे अब देखिए, आप ये तो मुझे ये तो आप भी मानेंगे कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती जी। बट मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं भारतीय शिशु अकादमी का भोपाल का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में नेशनल एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश का करता हूँ। तो जिस तरह के डॉक्टर से मेरा इंटरेक्शन है, ऐसा तो कोई डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि हम चरक शपथ लेते हैं जब MBBS में दाखिला लेते हैं और हम बहुत एथिकल काम करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर उन पे, हम अपने मरीज़ों पे ईश्वर के द्वारा कोशिश करते हैं कि उनका आशीर्वाद रहे और हमारी दवा सफल हो और किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो। तो मैं ये कमीशन खोरी वाली बात को मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं करता, ये तो मैं होता ही नहीं हूँ कोई कहने वाला। किसी के मन में क्या है ये मैं नहीं जानता, बट मेरी जानकारी में मैंने किसी को ऐसा करते नहीं डॉक्टर देखा साहब, अब चूंकि ये खबर जब से सामने आई है, लगातार हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि इसमें अपडेट्स क्या हैं। एक सवाल ये है कि खांसी की दवा से लोगों को अब डर लगने लगा है, लोग अब हर दवा को संदेह की नजरों से देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उन्हें स्पष्ट करें कि अगर उनके बच्चों को खांसी होती है, जुकाम होता है, ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें दवा देनी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ भी पेरेंट्स गए तो डॉक्टर के पास ही थे, डॉक्टर ने जो दवा लिखी वही पिलाई, फिर भी बच्चों की मौत हो गई। तो ये तो नहीं कह सकते कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से दवा ले ली, तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए, 2 से 3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। एक तो अब जो मौसम आएगा 3 से 4, 6 महीने, 5 महीने मान के चलें, बच्चों में ज़ुकाम खांसी अत्यधिक होगा जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी। और महानगरों में स्मॉग आप जानते हैं, जैसे दिल्ली में, भोपाल में स्मॉग जैसा होने लगता है, तो ऐसे में बच्चों को जिनको एलर्जीज़ हैं या जिन बच्चों को थोड़ा ज़ुकाम खांसी की समस्या बढ़ेगी, तो सबसे पहले तो माता पिता को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की नाक बह रही है और तेज़ बुखार या खांसी नहीं है तो उसको लेके वो पैनिक ना करें। घर सबसे पहले उसको थोड़ा गुनगुना पानी पिलाएं, नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं जो नाक में डालने का प्रयास करें और एकदम से। और सबसे अच्छी दवा जो मैंने देखी है, दूध में हल्दी और शहद में अदरक का रस डाल के पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। मैं माता पिता को बोलता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि हम लोग भी तो ऐसे ही बड़े हुए, नाक बहते हुए। थोड़ा जनरल अगर हम दवा का उपयोग नहीं करते तो इम्यूनिटी बच्चों की बेटर हो जाती है। और इसके बाद अगर अपने को लगता है कि नाक मान लो 7-8 दिन से ज़्यादा बह रही है, गाढ़ी हो गई, खांसी बढ़ने लगी, बुखार आ गया, डॉक्टर की तुरंत सलाह है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और जितने दिन उन्होंने लिखी है वो सेम दवा लें, सब्स्टिट्यूट्स ना लें। और 2 से 3 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर हो सकता है जांच की सलाह दे, उसको फॉलो करें और साथ में अपने बच्चे का पोषण और इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण प्रॉपर करें। और खांसी जुकाम से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होती मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, आप बने रहिए। आपने चूंकि जो बात कही है, हर डॉक्टर आपकी तरह नहीं होता डॉक्टर साहब कि आप अगर दूध में हल्दी और अदरक का रस डालकर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, ये तो एक अच्छे डॉक्टर की निशानी होती है कि वो दवा के साथ ये भी कह रहे हैं कि दवा कम से कम इस्तेमाल करिए, आप घरेलू नुस्खे ज़्यादा अपनाइए क्योंकि बच्चों के लिए यही ठीक होता है। आप बने रहिए डॉक्टर साहब हमारे साथ सहयोगी भी बने हुए हैं। लेकिन विस्तार न्यूज़ इस खबर पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारे सहयोगी उन डॉक्टर के पास पहुंचे जिन्होंने दवा लिखी थी। जी हाँ, डॉक्टर प्रवीण सोनी। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जो दवा लिखी वो दवा जहर बन गई, बच्चों की मौत हो गई, होती चली जा रही है। लेकिन कैसे? जब सवालों का सामना हुआ तो डॉक्टर साहब नाक पर मक्खी बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, यानी कि उन्हें लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए आप। विस्तार न्यूज का पहला सवाल, क्या ये कफ सिरप आपने लिखा था? कुछ मरीजों को लिखा था, कुछ मरीजों को दूसरे। मैं एक ही कफ सिरप पे बेस्ड नहीं था, मेरे यहाँ पर कम से कम 10 से अधिक कफ सिरप लिखे जाते हैं। दूसरा सवाल, क्या मौत के पीछे की वजह किडनी फेल होना है? ये कहना मुश्किल है, इसके लिए तो इस एक्सपर्ट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, वो ही बता सकते हैं कि सिरप के कारण से यदि किडनी फेल हो रही तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सिरप में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो किडनी पे इफेक्ट
तीसरा सवाल, क्या सिरप में ऐसा कुछ है जिससे किडनी प्रभावित हो सकती है? सर ये फार्मेसी डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि उसमें डिजॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं या फिर उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए कौन सा दवा का यूज़ करते हैं। मैंने तो पहली बार नाम सुना कि ये दवा जो ये DEC वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो तो मैंने अपनी पहली बार उनको सुना कि नहीं तो इतने सारे एंटी कोल्ड सिरप हैं। चौथा सवाल, कितने बच्चों को दवाई लिखने से डेथ हुई? मेरे यहाँ से 4-5 पेशेंट होंगे जिनकी डेथ हुई। बाद में पता चला कि वो नागपुर शिफ्ट हो गए। डॉक्टर साहब बड़े सरल अंदाज में कह रहे हैं कि वायरल से भी किडनी फेल हो सकती है। दवा के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि दवा में क्या है, बस दवा है ये सोचकर लिख दिया और वो दवा से बच्चों की जान चली गई। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उनका बयान सामने आया है और कहा है कि ये दवाई सरकारी सप्लाई की नहीं थी। जी हां, ये दवा जिसके चलते बच्चों की मौत हुई है, ये सरकार ने नहीं भेजी थी स्टॉकिस्ट को, ये सरकार ने जारी नहीं की थी, सरकारी सप्लाई की नहीं थी। स्टॉकिस्ट के माध्यम से ये मेडिकल स्टोर पर पहुंची थी और हमने ये भी उन्होंने दावा किया है कि 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को लिख दिया था कि जांच में जितना कम से कम समय लगे उतना ही लगाइए। इस घटना से हम चिंतित हैं, हर स्तर पर जांच की जा रही है। सुनिए। इस प्रकार की लापरवाही के कारण मौत के शिकार हुए हैं। ये दवाई सरकारी सप्लाई नहीं थी, न सरकार इस दवाई को अस्पतालों में जो फ्री दवाइयाँ वितरित होती हैं उसमें इसको खरीद के और पहुंचाया था, बल्कि ये स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये दवाई गई और डॉक्टर ने लिखा, तो जिसने दवाई सप्लाई की उसको और डॉक्टर के खिलाफ FIR होकर और उनकी गिरफ्तारी और आगे की सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं। डॉक्टर प्रवीण सोनी को आप जो सुन रहे थे, ये गिरफ्तारी से पहले का पूरा उनका जो टेक है, जो बातचीत है विस्तार न्यूज से, वो हम आपको सुनवा रहे थे। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, एक सवाल यहां पर यह आया कि डॉक्टर साहब ने दवाई के अंदर क्या है इससे अनभिज्ञता जताई और ये भी कहा जो आरोपी डॉक्टर हैं कि वायरल से किडनी फेल हुई हुई। क्या वायरल से किडनी फेल हो सकती है? आपको याद हो, हम शायद 2 दिन पहले आपसे ही मैं चर्चा कर रहा था इसी कार्यक्रम में जी, तो आपने ही बोला था कि डॉक्टर साहब वायरल तो मध्य प्रदेश में हर जगह हो रहा है जी, तो अलग वायरस तो होना की संभावना कम है और वायरल के द्वारा लगातार सभी एक ही तरह के बच्चों की किडनी फेलियर का सामने आए, ये थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक है। और डॉक्टर साहब, दवाई लिखते समय आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब दवा जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं मरीजों को तो उसके बारे में जानकारी तो पूरी होती होगी कि आप क्या दवा लिख रहे हैं, क्या उसमें फॉर्मूला है, क्या उसमें ऐसी चीज़ है जो मरीजों के लिए ज़रूरी है, ये सब तो जानकारी में रहता होगा ना? बिल्कुल जानकारी में रहता है और एक्चुअली इसमें जो डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला है मेरे ख्याल से अब तो शायद मतलब नहीं, स्पष्ट हो चुका है, ऑफिशियल आप तौर सही पे कह रहे मेरे ख्याल से पुष्टि हो गई है इस चीज़ जी। की। हाँ, तो डाइथिलीन ग्लाइकोल वो मेंशन नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है, मैं ना तो मैंने कभी इस बारे में, मेरे को कोई मैन्युफैक्चरर में नहीं हूँ, बट शायद जो मैंने अपने साथी डॉक्टरों से जो नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं उनसे भी चर्चा की, दिल्ली में भी मेरे साथ के लोग एम्स में हैं जी, तो उनका कहना ये था कि ये शायद या तो कंटेमिनेशन है या सस्ती होने के कारण कम मिलाना चाहते थे उसको, मीठा और ठंडा सा जो एक फेल होता है, आपने भी पियोगी कफ सिरप, एक मेंथॉल जैसा टेस्ट आता है जी, तो क्या ये हल्का सा मिलाना चाहते थे जो कि एक्चुअली अलाउड नहीं है, बट वो ज़्यादा मिल गया, कंटेमिनेशन हो गया। ऑल्दो मैं फिर बोल रहा हूँ, चिकित्सक होने, एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के बावजूद भी मैं सभी चिकित्सकों से ये बार बार आपको मैंने बोला था, मेरे पास कोई फार्मा कंपनी का बंदा आता है, मैं उससे पूछता हूँ आपको पता है इसमें क्या है, 90% जो खुद प्रमोट कर रहे होते हैं उनको ही नहीं पता होता। बिल्कुल। एंड देन मैं उनको कहता हूँ कि आप पहले अपनी खुद की ट्रेनिंग कराओ फिर आओ, क्योंकि कई सारे डॉक्टर हो सकता है कि उसको ना डिटेल में देखें। ऑल्दो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, एक एक छोटी छोटी चीज़ आप देख के लिखो, उसमें क्या है क्या नहीं है समझें। और देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ा कंपनी का भी अपन ध्यान करें कि जो हम सालों से जिस कंपनी को उपयोग कर रहे हैं, बचपन में मैंने जो दवा पी होगी वो आज भी आ रही हैं जी, बिल्कुल, उनमें ऐसी संभावना ना के बिल्कुल, बराबर है। यही बात है डॉक्टर साहब, तो ये चिंता का विषय है कि जो दवाइयों का सेवन
होता आ रहा है। अब चूंकि इतनी कंपटीशन है, इतनी कंपनीज नहीं बन रही हैं कि डॉक्टर को भी वो जानकारी हो रही है नहीं हो रही है, सब ऐसा तो नहीं है कि अंधाधुंध चल रहा है। इस तरफ निगरानी बढ़ानी होगी। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या करना है। खांसी जुकाम में दवाई बिल्कुल नहीं देनी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हम लोगों ने चर्चा की और मकसद यही था कि आप खांसी की दवा से डरे नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो दवा देनी भी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि घरेलू नुस्खे अपनाएं। बच्चे छोटे हैं, उनको दवा देने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।